नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार, इन सब के लिए आज की रात गुजारना बहुत भारी होगा दोस्तों। आप जानते हैं कि कल विधानसभा में, बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट करना, यानी फ्लोर टेस्ट से गुजरना है, बहुमत साबित करना है, यानी उन्हें यह साबित करना है कि सदन में उनके पास बहुमत हासिल है, तभी उनकी सरकार बिहार में बचेगी। और अगर कल तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी के अनुसार खेला हो गया तो फिर बिहार में बीजेपी ने जो तख्ता पलट करवाया था वो बीजेपी पर ही भारी पड़ सकता है। बिहार में नीतीश कुमार की जीत या हार से बीजेपी और नीतीश दोनों का सियासी भविष्य तय होगा। जैसा बिहार में कहते हैं ना कि इस बार जय होगा या क्षय होगा, यह देखना लेकिन दिलचस्प होगा। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा पूर्णिया पहुंचने वाली थी, उससे ठीक पहले ही नीतीश कुमार को अपने पाले में बीजेपी ने कर लिया था। हालांकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। लोग तब भी भारी संख्या में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। बिहार से झारखंड और उसके बाद ओडिशा और उसके बाद अब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं और वहां मोहब्बत की दुकान के बारे में अब बच्चे बच्चे को पता है। एक वीडियो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और इस वीडियो में बच्चों से बात करते हुए राहुल गांधी और मोहब्बत की दुकान से लेकर तमाम ऐसे सवालों का जवाब बच्चे कितनी फर्राटेदार स्टाइल में दे रहे हैं, जरा सुन लीजिए। अच्छा, मामा पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी एक टीचर है और मेरे पापा एक दुकान चलाते हैं। किस चीज की दुकान है? मेरे पापा एक कहते हैं मोहब्बत की दुकान है। तो अंत में यही कहने आया हूं, देखिए हम नफरत के बाजार में हम सब मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। धन्यवाद। न्याय चाहती हो या अन्याय चाहती हो? मैं न्याय चाहती हूँ। आप हिंसा का हिंदुस्तान चाहती हो, नफरत का हिंदुस्तान चाहती हो या मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहती हो? मैं मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहती हूँ। आप मोहब्बत का हिंदुस्तान क्यों चाहती हैं? क्योंकि मुझे अपने भारत देश से बहुत प्यार है। ये देखो कितनी मैं अपने देश में नफरत नहीं चाहती हूं क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करती हूं। तो कितनी साल की हो तुम बेटा? 10 साल की बच्ची ने कहा कि जो लोग देश में नफरत फैलाते हैं वो देश प्रेमी नहीं है। ये देखिए, इसने सीधा कह दिया 2 मिनट में। अच्छा, आप मुझे बताओ, बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? मैं बड़ी होके एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो सुन लिया आपने, शुरुआत में आपने सुना होगा इस वीडियो में कि कैसे एक बच्ची राहुल गांधी को बताती है कि मेरी मां टीचर हैं और पापा एक दुकान चलाते हैं। और जब राहुल गांधी पूछते हैं कि पापा किस चीज की दुकान चलाते हैं, तो वो जवाब मिलता है कि मेरे पापा मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। इसके अलावा उसने अपनी बहुत सारी बातें कही। यह तय है कि इस बच्ची की मासूम बातों में भी बीजेपी कोई ना कोई सियासी एंगल ढूंढ लेगी और राहुल पर तंज कसेगी, क्योंकि बीजेपी यही करती आई है। लेकिन राहुल गांधी के साथ जुट रही भीड़ बता रही है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो भीड़ जुट रही है, ये भीड़ बता रही है कि कांग्रेस का प्रभाव अब जनता पर पुराने दिनों की तरह होने लगा है। बीजेपी के 10 साल के शासन में जनता ने जितनी परेशानियां झेली हैं और यह भी देखा है कि बीजेपी किस तरह नेताओं को तोड़कर सत्ता का खेल खेलती है, उसके बाद लोगों की लोकतंत्र की उम्मीदें अब कांग्रेस पर ही टिकी हुई हैं। मतलब साफ है कि आने वाले चुनाव में जनता की नाराजगी बीजेपी को कमजोर कर सकती है। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बीजेपी ने फिर से पुराने गठबंधन सहयोगियों के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए हैं। पंजाब में अकाली दल से गठबंधन की कोशिश कर रही है बीजेपी, और यह बहुत बड़ा उदाहरण है कि पुराने साथियों के दरवाजे पर जाकर खटखट खटखट करके, नॉकिंग करके बीजेपी कह रही है कि जो गलती हो गई थी माफी चाहिए, लेकिन आ जाओ मेरे साथ। वहीं किसानों की नाराजगी भी एक बार फिर बीजेपी की महत्वाकांक्षाओं पर भारी पड़ सकती है। मोदी सरकार से नाराज किसान एक बार फिर दिल्ली मार्च की तैयारी में हैं, लेकिन उससे पहले सरकार ने हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर कांटे बिछा दिए हैं दोस्तों।
प्रियंका गांधी ने इस पर ट्वीट किया है। और इस ट्वीट में क्या कुछ प्रियंका गांधी ने लिखा है जरा ये देख लीजिए, फुल स्क्रीन ले आइए। और इस ट्वीट में प्रियंका गांधी लिख रही है कि किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृत काल है या अन्याय काल है। इसी असंवेदनशील एवं किसान विरोधी रवैये ने 750 किसानों की जान ली थी। किसानों के खिलाफ काम करना फिर उसको आवाज भी न उठाने देना कैसी सरकार का लक्षण है। किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया, न एमएसपी का कानून बनाया, न किसानों की आय दोगुनी हुई। फिर किसान देश की सरकार के पास नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, देश के किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों आपने किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा क्यों नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहां इनके ट्वीट से ज्यादा जो आप राइट साइड में, दाहिने साइड में जो विजुअल देख रहे हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी बात यह दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जिन चीजों को दिखा रही हैं, बता रही हैं, वो ये है कि सड़क पर कील ठोक दिए गए हैं, बैरिकेडिंग हो रही है कि किसान यहां से आगे न बढ़ पाएं। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या किसानों ने जो पहले आपने देखा था, आज से साल भर पहले किसानों ने जो कुछ किया था, क्या वो स्थिति उत्पन्न हो सकती है? बड़ा सवाल है। वहीं आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पंजाब के समराला में एक सभा में किसानों को धन्यवाद दिया कि उनके कारण देश की खेती कॉरपोरेट के हाथों में जाने से बच गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, क्या कुछ कहा है जरा उसको भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों की मदद की थी। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी अंग्रेजों की मदद की। वो रोज उठकर कांग्रेस और राहुल गांधी को गालियां देते हैं। जो व्यक्ति पदयात्रा निकालता है उसको भला बुरा कहते हैं। क्यों? उन्होंने ये सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने सरकार में कोई पद तो नहीं लिया, राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं। खड़गे ने संत रविदास जी की वाणी याद दिलाई है और कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब समान बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ये आप देख लीजिए, यहां कह रहे हैं छोट बड़े सब समान बसे, रविदास रहे प्रसन्न। हम ऐसा राज चाहते हैं जहां संविधान का शासन हो, लोकतंत्र हो। मोदी जी सिर्फ अमीरों के लिए काम करते हैं, मालदारों के लिए काम करते हैं, इसीलिए गरीब और गरीब, अमीर और अमीर बन रहा है। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। इसमें से 15 लाख पद दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को मिल जाते, इसीलिए वो ये भर्ती नहीं कर रहे हैं। खड़गे ने तो यहां तक कह दिया दोस्तों, यहां तक आह्वान कर दिया कि ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसी सरकार वापस आनी चाहिए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर अपनी बात जब रख रहे थे पंजाब में, तो उन्होंने अपनी बातों में क्या कुछ कहा है ये हम आप तक पहुंचा रहे थे। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक के वारों से और प्रियंका गांधी की जो बातें हैं उनसे अब बीजेपी को बचाव का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इधर बिहार में भी उसकी हालत खराब हो चुकी है। विधायकों को बोधगया ले जाने के बाद भी, बोधगया आप जानते हैं सबसे बड़ा बुद्धिस्ट प्लेस है, बुद्धम शरणम गच्छामि के बाद भी बीजेपी को यकीन नहीं है कि कल फ्लोर टेस्ट यानी बहुमत उसके पक्ष में रहेगा। बिहार विधानसभा की बात कर रहा हूं और यही हाल नीतीश कुमार का भी है, क्योंकि जेडीयू में अब नीतीश के खिलाफ ही नाराजगी है। लंच और डिनर जैसी कोई तरकीब काम नहीं आ रही है, जबकि तेजस्वी यादव के घर आरजेडी और कांग्रेस के विधायक एक साथ हैं और यह तय है कि यही एकता कल विधानसभा में भी देखने को मिलेगी। और इसीलिए तेजस्वी के घर पर फ्लोर टेस्ट से पहले कहीं विधायक क्रिकेट और शतरंज खेल रहे हैं तो कहीं अलाव जलाकर गीत संगीत का आनंद लिया जा रहा है। आइए जरा एक वीडियो देख लेते हैं। इस वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, जिंदा रहने दो। ऐ हुस्न वालों न छेड़ो हम सताए हुए, न छेड़ो हम सताए हुए।
सितम डालने वालों। तो गिटार बजाते हुए आरजेडी विधायक यूसुफ सलाउद्दीन गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं जरा आपको बता देता हूं। न ऐ हुस्न वालों न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पर खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दोस्तों, आज ये गीत बहुत मौजू लगता है क्योंकि आरजेडी ने बार बार नीतीश के दिए जख्म सीने पर खाए हैं और उनकी अदाओं को अब इंडिया के नेता अच्छे से पहचान गए हैं। अब कल बिहार में नीतीश हारें या जीतें, इतना तो तय है कि उनकी साख पर एक गहरा धब्बा लग चुका है। बीजेपी ने तो चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए नीतीश का इस्तेमाल कर लिया है, मगर क्या ऐसा करके बीजेपी ने नीतीश के राजनीति को बड़ा नुकसान दे दिया है? क्या कल बिहार में तेजस्वी की तेज सरकार बनने जा रही है? क्योंकि पटना अभी से तेजस्वी के पोस्टर से पट चुका है। क्या कल बिहार से देश की सियासत को नई दिशा मिलेगी? आज इन्हीं तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दरमियान। और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आइए आप सबसे उनका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, 2 बिहारी बाबू हमारे साथ हैं, प्रेम कुमार जी और राहुल लाल जी, आप दोनों का स्वागत है। और साथ में डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप चारों का स्वागत इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत और यहीं से देश की सियासत में नया मोड़ क्या कुछ है, ये सब हम इस कार्यक्रम के जरिए समझेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि नंबर गेम में क्या पिछड़ गए हैं नीतीश बाबू। आइए प्रेम कुमार जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं। अभी अभी जब यह कार्यक्रम शुरू कर रहा था प्रेम कुमार जी, तो एक खबर मिली हमारे पटना ब्यूरो से, और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। शाम को, दिन में हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ हमने किया था। खबर यह है कि 4 नाम तो मेरे पास 4 हैं, लेकिन बाद में पता चला कि 4 नहीं बल्कि 6 विधायक पहुंचे ही नहीं हैं नीतीश बाबू ने जो बुलाया है। और उनकी मीटिंग है, इसके बाद आज डिनर भी है, और उस मीटिंग में 4 विधायक मिसिंग हैं। उनके नाम रख देता हूं, फिर आपके पास आता हूं, और उसमें अगर कुछ और है तो आप जरूर अपडेट करेंगे। बीमा भारती हैं, संजीव सिंह हैं, दिलीप राय हैं और सुदर्शन हैं। ये चारों शनिवार को यानी कल भी श्रवण कुमार जो मंत्री हैं उनके बंगले पर आयोजित भोज में नहीं पहुंचे थे और आज भी नहीं हैं। और रुपौली से विधायक हैं बीमा भारती, उन्होंने अपना फोन स्विच कर रखा है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। चर्चा की शुरुआत यही से करते हैं। अब तो बड़े बड़े मीडिया कहलाने वाले भी लिख रहे हैं कि खेला जो है वो कुछ होने ही जा रहा है। बिहार में पलटी मारने वाले पलटू राम जो हैं वो बुरी तरह फंस चुके हैं, नंबर गेम में वो पिछड़ चुके हैं। क्या कुछ आपके पास है प्रेम कुमार जी? देखिए, बिहार में जो अब स्थिति बन गई है, मतलब नीतीश कुमार जी अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। आज जो बैठक हुई, आज बैठक में एक बार फिर रिपीट हो गया जो एक दिन पहले हुआ था। एक दिन पहले भी था कि 6 विधायक नहीं आए थे, हालांकि हम 9 विधायक कह रहे थे क्योंकि 3 विधायक तो वहां पहुंच करके भी वहां का चिकन मटन खाने से वो बच गए और वहां रुकना गंवारा नहीं समझा और निकल गए। तो 9 विधायकों में संतोष था, और लेकिन मान लीजिए मौजूदगी के ख्याल से 6 विधायक, तो आज एक बार फिर 6 विधायक जो है लापता हो गए, यानी उस बैठक में नहीं पहुंचे। जो 4 आपने नाम दिए, इसके अलावा अशोक कुमार चौधरी और अमन हजारी, जो 4 जो नाम है, जो डॉक्टर संजीव हैं, इसके बाद बीमा भारती हैं, दिलीप राय हैं, सुदर्शन कुमार हैं। 2 नाम शालिनी मिश्रा और गुंजेश्वर शाह का आता है, जो कहा जा रहा है कि वो उन्होंने बताया है कि किसी कारणवश वो नहीं थे। तो 9 में से 2 के तो स्पष्टीकरण आ गए, 7 में से 6 के बारे में हम आपको नाम बता रहे हैं। तो 7वां अभी पता नहीं, मान लीजिए कि 6 एमएलए नहीं है, और 6 ही तो वो फिगर है। 6 बहुत महत्वपूर्ण फिगर है, क्योंकि 6 हटा देते हैं तो संख्या 122 हो जाती है। और उसके बाद महत्वपूर्ण हो जाते हैं जीतन राम मांझी। और जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री के तौर पर उधर से भी उम्मीदवार हैं, इधर से भी उम्मीदवार हो सकते हैं। ये दोनों स्थितियां हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खेल जो है राजीव जी,
वो है स्पीकर को लेकर। स्पीकर को हटाने के लिए जो व्यवस्था है संवैधानिक, उसके तहत 122 सदस्यों का समर्थन चाहिए स्पीकर हटाने। जी और 122 अगर आपके पास है तब तो सरकार भी आपके पास है, स्पीकर भी आपके पास है, और स्पीकर हटाने की अगर क्षमता नहीं है तो सरकार तो ऐसे ही चली गई समझिए। जी तो इस तरीके से फ्लोर टेस्ट से पहले ही एक टेस्ट हो जाएगा स्पीकर के नाम पर, उस हिसाब से कि ये बहुमत किसके पास है। तो इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। जेडीयू के पास एमएलए नहीं है, और बीजेपी की भी बैठक में जो है एमएलए 2 गायब जो है वो बना हुआ है, उसकी खोजबीन नहीं हो पाई है। कांग्रेस के एमएलए पटना पहुंच चुके हैं, हैदराबाद से पटना पहुंच चुके हैं, ये भी अपडेट है। और तेजस्वी के यहाँ लगभग 100 लोगों के ठहरने का, खाने का, खाट बिछावन सब इंतजाम हो चुका है, और वो सब इकट्ठा हो रहे थे। एक तरह से ये है कि आरजेडी अपने विधायकों पर डोरे नहीं डाल पाए कोई, इसका इंतजाम किए हुए हैं। और दूसरी तरफ जेडीयू को अपने विधायकों का पता ही नहीं लग रहा है कि है कहाँ, खोज नहीं पा रहे। पूरी सरकार उनके पास है। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा नीतीश कुमार अपने विधायकों के घर पुलिस भेज रहे थे। जी 2-3 दिन पहले से पुलिस भेज रहे थे। पुलिस विधायकों के घर जा रही थी कि स्विच ऑफ क्यों है। घर वाले बता रहे थे कि कहीं गए हुए हैं, कहाँ गए हुए हैं पता नहीं है। तो आप लोगों ने रिपोर्ट काहे दर्ज कराएं? हमको मालूम है कि वो कहीं भागे थोड़े हैं, कहीं गए हुए हैं। यानी ये हालात हैं कि जेडीयू सत्ता में रह करके अपने विधायकों को खोज नहीं पा रही है, विधायक उनकी पकड़ से दूर है। और ये हालात बताते हैं कि नीतीश कुमार जो बिल्कुल अविश्वसनीय हो चुके हैं, अपने विधायकों में भी अविश्वसनीय हो चुके हैं, अब उनके लिए बहुमत साबित करना एक सपने जैसा है। और इस हालात में जब बीजेपी को विश्वास हो चला है कि नीतीश तो अपना ही विधायक नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हम क्यों अपना नाक कटाने जाएं। अब बीजेपी मंथन कर रही कि क्या किया जाए, वैकल्पिक प्लान, क्या जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए नीतीश कुमार की जगह, ताकि जो रूठे विधायक हैं शायद वो आ जाए, शायद फिर से समर्थन जो नीतीश कुमार के नाम पर नहीं जुट रहा है वो जीतन राम मांझी के नाम पर जुट जाए, तो अपनी नाक बचाएं। क्या नीतीश कुमार इसके लिए मानेंगे? ये एक नई किस्म से चल रही है। और नहीं होगा तो क्या होगा? राष्ट्रपति शासन की तैयारी भी बीजेपी बैकअप प्लान के तौर पर कर रही है, क्योंकि वो किसी सूरत में तेजस्वी के हाथ में सरकार देना नहीं चाहती है। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करेगा स्पीकर की पॉइंट है। वो लड़ाई कौन जीतता है, वही सरकार बनाने की लड़ाई भी जीतेगा। जी जो स्पीकर को लेकर के, क्योंकि जो स्पीकर हैं इस वक्त जैसा बता रहे हैं प्रेम कुमार जी, वो आरजेडी के हैं, और सबसे पहले स्पीकर के खिलाफ यानी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और जो अभी तक जो खबर है उसमें सबसे पहला काम जो कार्यवाही होगी उसमें सदन की कार्यवाही, विधानसभा की कार्यवाही, उसमें स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, और उसके बाद फ्लोर टेस्ट यानी विश्वास मत, बहुमत साबित करने के लिए कहा जाएगा। तो शुरुआती जो दौर का मामला है कल का वो बहुत महत्वपूर्ण है, और यहां से शुरुआत होगी कि कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन जब घर पे कल भी नहीं पहुंचे, आज भी नहीं पहुंचे, 1-2 नहीं बल्कि 9 विधायक अगर जेडीयू के गायब रहें तो कुछ है, दाल में कुछ काला है। और यहीं से इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। जरा राहुल लाल जी आपसे भी समझूं कि कैसे आप देखते हैं बिहार की राजनीति को, और इस राजनीति से कैसे देश की राजनीति प्रभावित होती है। श्रवण जी देखिए, कल राजीव जी देखिए, कल जब श्रवण कुमार के यहाँ पे, जब मंत्री जी के यहाँ पे भोज पे आयोजन के लिए बुलाया गया था, उसी समय से देखिए आपको स्थितियां दिखेंगी। जब बीजेपी के लोगों को गया बुलाया गया, और इनके यहाँ पे श्रवण के यहाँ पे इनको बुलाया गया, जदयू विधायकों को, नीतीश कुमार लौट के चले आए थे। क्योंकि जिस समय नीतीश कुमार गए थे तब वहां पे केवल 15 ही विधायक मौजूद थे जी। तो उस समय तक सोचे कि 30 विधायक अनुपस्थित थे। बाद में काफी हल्ला हंगामा की सिचुएशन बनी, और अभी जो हम लोग अनुपस्थित लोगों के नामों की चर्चा कर रहे हैं उसमें से एक और नाम जोड़ लीजिए, वो नाम है मनोज यादव। मनोज यादव जो है वो बेलहर विधानसभा से जो है कि वो एमएलए हैं जदयू के, और उनके भाई है संजय यादव, वो आरजेडी के विधायक रहे हैं गोड्डा विधानसभा क्षेत्र से, जो झारखंड में आ रहा है।
वो पूर्व विधायक रहे हैं वहां से। तो एक ही परिवार में एक भाई जदयू में थे और एक भाई जो है वो आरजेडी में अभी भी आरजेडी के नेता के रूप में है। वो भी उनका भी फोन जो है स्विच ऑफ आ रहा है। तो अब आप ये सब अभी भी ट्रेस में नहीं आ पाए। तो जदयू के संकट की स्थिति कितनी गहरी है। और देखिए जदयू के एक विधायक जो गोपाल मंडल जी हैं, उनके बयान देखिए, वो उपस्थित भी हैं, लेकिन वो उपस्थित होकर भी उनके चूंकि वो लगातार पिछले 4-5 दिनों से जो उनके बयान आ रहे हैं, वो मीडिया में खुल के बयान दे रहे थे कि नहीं, नीतीश जी को जो है कि लालू जी के वो नीतीश जी को जो है कि तेजस्वी से अलग नहीं होना चाहिए था। तो गोपाल मंडल उपस्थित भी हैं, लेकिन क्या उपस्थित होकर भी उसको जदयू उपस्थित मानेगी उसे। और जो सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है कि जिस पार्टी को हम लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा अनुशासन में रहती थी, वो पार्टी, उनको महाबोधि का जो है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया भी भेज दिया गया राजीव जी उन लोगों को। लेकिन कल जब उन लोगों को जब गया रिपोर्ट करने के लिए भेजा गया, दिल्ली में बीजेपी के हेड ऑफिस में हड़कंप मचने की स्थिति हो गई थी। क्योंकि जिस समय तक सभी विधायकों को पहुंचना था, उसमें कम से कम 19 विधायक अनुपस्थित थे वहां पे। फिर सबों को लगातार फोन किया गया। आप सोच के देखिए कि बीजेपी में अनुशासन कितना ज्यादा होता है। आला कमान कोई आदेश दे दे और लोग फटाफट उसका पालन करते हैं। लेकिन तब लोगों ने, विधायकों ने बोला कि नहीं, हम अभी रास्ते में यहां फंसे हुए हैं, हम अभी वहां फंसे हुए हैं, मैं बीमार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये तमाम कहानियां चल रही थी। उसके बावजूद भी बीजेपी के कम से कम, देखिए जो सार्वजनिक जानकारी आ रही कि कम से कम 2 विधायक वहां पे भी नहीं रहे, और जो पटना में अभी मौजूद है वहां पे भी 2 विधायक अभी भी बताया जा रहा है। लेकिन आंतरिक कई लोग बता रहे हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोग, कि यह संख्या 2 से ज्यादा की हो सकती है। 2 तो कम से कम वो पब्लिक डोमेन में है कि 2 लोग अनुपस्थित रहे, लेकिन वो संख्या क्या वो बढ़ा के बताया जा रहा है, घटा के बताया जा रहा है? यानी अनिश्चितता किस खेमे में है? भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी अनिश्चितता के बादल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण राजीव जी, कि जिस आरजेडी खेमे में सबसे ज्यादा शोरगुल मचा रही थी गोदी मीडिया कि भाई चेतन आनंद नहीं आएंगे क्योंकि वो जो है कि वो नाराज चल रहा है, वो आरजेडी से, ठाकुर जी वाले मनोज झा के बयान से नाराज चल रहे हैं। सबसे पहले देखिए वो कैमरे में नजर आए वो तेजस्वी यादव के घर में, तो चेतन आनंद पहले ही आ गए थे। फिर जो मोकामा से जो विधायक है वो नीलम देवी, वो अनुपस्थित थी पहले आपके, हालांकि अब वो भी उपस्थित हो चुकी हैं, वो तेजस्वी यादव की यहाँ वो जा चुकी है। लेकिन मैंने मोकामा में कई वरिष्ठ पत्रकारों से मैंने बातचीत की, उस समय तक चूंकि वो उनके उपस्थित होने की सूचना नहीं थी राजीव जी, कि मोकामा की स्थिति क्या है। तो मोकामा में स्थिति यह है कि वहां पे नाराजगी आरजेडी से नहीं है, नाराजगी बीजेपी से नहीं है, लेकिन अगर वो भूल चूक से अगर वो जदयू और बीजेपी वाले खेमे में चले जाएंगे, फिर उनकी सीट की स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि वहां पे जदयू से बहुत जबरदस्त नाराजगी है। तो आप सोच के देखिए कि जो तमाम गणित बन रहे हैं, वो गणित ऐसे हैं कि जिस कारण से कोई भी आरजेडी का विधायक जो है कि दाएं से बाएं जाने की स्थिति में नहीं है। 100% उपस्थिति है इस समय तेजस्वी यादव के घर में। कांग्रेस के विधायक हैदराबाद से आ चुके हैं, उनकी उपस्थिति भी पूरी बनी हुई है। और जो सीपीआई-एमएल के 12 लोग हैं, सीपीआई-एम और बाकी जो लेफ्ट के सब जोड़ के जो 16 लोग हो रहे हैं, वो लोग भी अपने साथ मौजूद हैं। तो एक तरह से पहली बार ये नजर आ रहा है कि जो विपक्षी खेमा है वो बिल्कुल मजबूत है डंके के चोट पे, और जो उल्टे दूसरा खेमा है, सत्तारूढ़ खेमा, वहां पे परेशानी बनी हुई है। प्रेम जी ने सही बोला कि उन लोगों के घर पे पुलिस भेजा जा रहा है। कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि कुछ लोगों के फोन को स्विच ऑन कराया गया है, ईडी सीबीआई का डंडा दिखा के जो है कि फोन को स्विच ऑन कराया गया है राजीव जी। नहीं तो ये जो अभी हम लोग गिनती गिन रहे हैं 6 की संख्या, ये संख्या अभी कम से कम 1 दर्जन से ऊपर की संख्या होती है। लेकिन उसमें केंद्र सरकार ने कल रात से अचानक से अमित शाह जी सक्रिय होते हैं दिल्ली से, और तमाम केंद्रीय एजेंसियों को सक्रिय किया जाता है, तब किसी तरह से जाके जो है कि 6 फोन वो लगभग फोन स्विच ऑन करा पाए। तो देश के इतिहास में ये पहली बार आप सुनेंगे कि फोन को स्विच ऑन कराने के लिए भी केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग हो रहा है राजीव जी। तो बिहार की राजनीति कितनी दिलचस्प मोड़ में पहुंच गई है, वो तो सब अपने आप में आश्चर्यजनक चीज है वो। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके ऊपर कि मनोज झा जी लगातार बयान दे रहे हैं, भारतीय अनुच्छेद 179 में एक तरह से सीधे सीधे प्रावधान है कि आप अध्यक्ष को कैसे हटा सकते हैं, और उसको लेके सुप्रीम कोर्ट के अरुणाचल प्रदेश का जो डिसीजन है वो 7 सदस्यीय संविधान पीठ का डिसीजन है। इसके अलावा अभी अन्य मामले में महाराष्ट्र के मामले में भी निर्णय आया है, वो क्लियर करता है कि टोटल जो भी संख्या है उसके बहुमत का संख्या होना चाहिए। यही कारण है कि अगर उन सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आलोक में हम लोग व्याख्या करें, तो जब तक 122 संख्या नहीं होगी सत्तारूढ़ पार्टी के पास,
वो अध्यक्ष ही नहीं बदल पाएंगे। तो अब कल जब अध्यक्ष का चुनाव होगा तो उसी समय स्थितियां काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन यह जरूर मानना पड़ेगा कि तमाम लोग जो वहां पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आरजेडी और कांग्रेस ने अपनी एकजुटता काफी जबरदस्त रूप में दिखाई है। उन्होंने अपने खेमेबंदी काफी मजबूत रूप से किया है वहां पे, और उल्टे जो बीजेपी और जदयू है वो काफी कमजोर विकेट के ऊपर खड़े हैं। और इस पूरे मामले में अगर हम लोग देखें कि बिहार के संदर्भ में नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार अब बिहार में वो चीज हो चुके हैं। देखिए ये तो सभी लोग बिहार में तय मानते हैं कि नीतीश जी कल जाएं या 2 महीने बाद जाएं। उनका बिहार के राजनीति में जो हम लोग देख रहे हैं, ये उनके मुख्यमंत्री के रूप में आखिरी कुछ समय हम लोग देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर भी नीतीश जी नजर आ रहे हैं, उनके राजनीति की उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। उन्होंने इतना ज्यादा जो है कि वो दल बदलू वाली भूमिका ले ली, पलटू राम की भूमिका इतनी ज्यादा ले ली कि अब उनकी विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तो कहां तो एक समय हम लोग देख रहे थे कि वो टीम इंडिया के गठन में शिल्पकार की भूमिका में नजर आ रहे थे, और आज बिहार के सबसे अविश्वसनीय नेता, सबसे अलोकप्रिय नेता, तमाम उपाधियों से वो विभूषित है। जनता पसंद उन्हें नहीं कर रही है उन्हें, कि भाई आप 1 मिनट में इधर चले जाते हैं और 1 मिनट में आप उधर चले जाते हैं। यही कारण है कि जदयू के विधायकों को राजीव जी पता है, उनको पता है कि भाई अब नीतीश जी के साथ रहने से हम लोग की नैया पार नहीं लगेगी। बीजेपी को संकट है कि अगर वो नीतीश जी के साथ जाते हैं, उनके विधायक संकट में आ जाते हैं। तो ये उथल पुथल की स्थिति मची हुई है। सबों को अगर अपना सुरक्षित भविष्य बिहार में कहीं दिख रहा है, वो सुरक्षित भविष्य कांग्रेस, आरजेडी और जो लेफ्ट का जो पूरा महागठबंधन है, वहां पे लोगों को अपना सुरक्षित भविष्य नजर आ रहा है, और उसने बिहार के राजनीति में पूरा भूचाल ला दी है। बिल्कुल, बिहार की राजनीति में भूचाल है इस वक्त। कोई भी ये नहीं मानने के लिए तैयार है कि कल नीतीश बाबू जो हैं वो फ्लोर टेस्ट पास कर जाएंगे। ये बहुत बड़ा, और ये सबसे बड़ी बात, अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, हम लोग तो चर्चा कर ही रहे हैं, दिन में भी हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की, लेकिन बहुत सारे जो सो कॉल्ड बड़े बड़े मीडिया घराने हैं वो कुछ और कहते थे, लेकिन अभी शाम से उनके सुर भी बदल गए हैं। क्या बिहार में खेला हो गया है? सवाल बहुत बड़ा नहीं है, सवाल छोटा है, इसलिए क्योंकि खेला उसी समय से होने की गुंजाइश थी जिस दिन नीतीश बाबू पलटी मार गए थे। और इतना ही नहीं, दिन में भी हम लोग बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार न सिर्फ इस विधानसभा में अभी मतलब कल जो 12 तारीख है उसमें अपना फ्लोर टेस्ट पास करना चाहते हैं, बल्कि उसके बाद इस विधानसभा को भंग करवाना चाहते हैं। और 27 तारीख को राज्यसभा का चुनाव है, और उस राज्यसभा के चुनाव के बाद किसी भी दिन विधानसभा भंग कराने की सिफारिश हो सकती है, यानी साथ साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। लेकिन ये नीतीश बाबू अगर चाहते हैं तो क्या उनके और साथी जो विधायक साथी हैं वो भी यही चाहते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और खेल यहीं से इसकी शुरुआत होती है। आखिर क्यों एक नहीं बल्कि 9 विधायक गायब रहते हैं? कल घर पे श्रवण जी के यहां नहीं पहुंचे, आज नीतीश बाबू के यहां नहीं पहुंचे। 6 विधायकों के नाम तो यहां हम लोग गिना चुके हैं, आपके सामने रख चुके हैं, लेकिन ये विधायक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? क्या यहीं से जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं उसकी शुरुआत हो रही है, जो पहले कह चुके हैं कि खेला अभी बाकी है? बाकी नहीं, अब खेला हो चुका है। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। कैसे देखते हैं बिहार की राजनीति और उससे जुड़ी हुई देश की राजनीति? आप छत्तीसगढ़ में हैं और छत्तीसगढ़ में ही राहुल गांधी भी हैं। राहुल गांधी के बच्चों से जो उनकी बातचीत है वो अभी आप लोगों के सामने हम रख ही रहे थे, और वहां से राहुल गांधी जो पैगाम दे रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग माने ना माने, लोग चर्चा करें ना करें, मीडिया के जरिए राहुल गांधी की इस यात्रा को दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन जहां से राहुल गांधी गुजर रहे हैं वहां अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं, यह साफ दिखाई दे रहा है। उस लिहाज से भी एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ बिहार, जहां से पूर्णिया में महा रैली करके राहुल गांधी आ चुके हैं, और जहां कह रहे थे कि नीतीश कुमार प्रेशर में आ गए, दबाव में आ गए, और इसीलिए उन्होंने साथ छोड़ दिया। लेकिन यह साथ छोड़ना उनको भारी पड़ेगा, यह बात राहुल गांधी पहले कह चुके हैं, और ऐसे ही तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं। अब कैसे देखते हैं आप? राजू जी, देखिए, जिस समय नीतीश कुमार को अपना विश्वास मत प्राप्त करने के लिए लंबा समय दिया गया था, तभी शंका हो गई थी कि इनके पास बहुमत नहीं है या ये फ्लोर टेस्ट को जो पास नहीं कर सकते। इसलिए आप देखिए कि कितने दिनों के बाद वो कल जा रहे हैं फ्लोर टेस्ट के लिए। इसके विपरीत झारखंड में जिस तरीके से हुआ था, केवल 3 दिनों के अंदर अंदर उन्हें अपना बहुमत साबित करना था, और चंपाई सोरेन ने कर दिया।
भारतीय जनता पार्टी का जो दांव झारखंड में फेल हुआ है, उसी की स्टोरी जो है प्रकारांतर से दूसरे तरीके से जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में कल जो है वो हो सकती है, रिपीट हो सकती है दूसरे तरीके से। वहां पर मुख्यमंत्री अपना विश्वास मत हासिल कर देते हैं और यहां पर जो है विश्वास मत हासिल न करके जो है वही स्टोरी रिपीट होगी। असली खेला जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है। देखिए, एक प्रकार से साइकोलॉजिकल खेल खेलने की भी कोशिश की जा रही है। लल्लन प्रसाद सिंह है या दूसरे नीरज है, वहां पर एक प्रवक्ता है, उनका यह कहना है कि 200 वोट तक जो है वो नीतीश कुमार को मिलेंगे। तो अब वो उनका हिसाब किताब क्या है वो तो वही जाने, लेकिन जिस प्रकार से वो बता रहे हैं कि हमें जो है आरजेडी के, इसका मतलब है कि ऐसी कोई पार्टी नहीं बचेगी बिहार की जो इस समय नीतीश कुमार को जो है, एनडीए को जो है वो समर्थन न दे। तो ये बड़ा हास्यास्पद किस्म के दावे भी सामने आ रहे हैं, लेकिन असली बात जो है एकजुटता जो दिख रही है वो दिख रही है आरजेडी और कांग्रेस की। सवाल केवल नीतीश के यहाँ पर हारने का नहीं है, इसके साथ ही जो है आने वाले समय का जो रास्ता है, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। अब तो देखिए लोकसभा भी एक तरह से वाइंड अप हो गई है, 17वां उसका हो गया कल। इसके बाद जो है अब सीधे सीधे चुनाव में ही जाना है। झारखंड के साथ साथ बिहार में जो होना है उसका असर इस प्रकार से जाएगा पूरे देश में कि आप भारतीय जनता पार्टी के जो दांव पेच है, उनकी जो चाणक्यगिरी है, अब वो जो है असफल होनी शुरू हो गई है और इसका असर आगे जाके निश्चित रूप से होगा। दूसरी बात देखिए, जो जिस 10 साल की बच्ची का वहां पर वीडियो वायरल हो रहा है, इसकी काफी चर्चा, छत्तीसगढ़ में भी काफी चर्चा है। तो वहां पर वो, इसका मतलब है कि राहुल गांधी का मैसेज बड़ा क्लियर जा रहा है कि उन्होंने अपनी यात्रा किस लिए शुरू की है। अब वो बच्ची काफी छोटी है, लेकिन एक बात होती है कि कुछ लोगों के बच्चों जो होते हैं परिवार के, जैसे पत्रकार हो गए, लेखक हो गए, टीचर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, इनके बच्चे थोड़े से अवेयर रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 10 साल की बच्ची का जो वायरल वीडियो है वो कोई प्रॉम्प्टेड है या किसी तरीके से उसको तैयार किया गया होगा, ऐसा बच्चे का स्पॉन्टेनियसली बोल रही है। इसका मतलब दूसरी बात यह है कि अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूरा का पूरा जो एरिया है जहां पर छत्तीसगढ़ में जो घूम रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाला ही क्षेत्र है। वो ऐसा नहीं कि कांग्रेस के प्रभाव वाला क्षेत्र हो। वहां पर अगर ऐसी भीड़ होती है, ऐसा विशाल हुजूम उनके साथ चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इसको देख के चिंता होनी चाहिए, निश्चित रूप से हो रही होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन चीजों का सारा असर जो है समग्र रूप से लोकसभा के चुनाव के दौरान भी देखने को मिलेगा। लेकिन निश्चित रूप से कल का जो मामला है वो बेहद दिलचस्प है और वो केवल उसका असर जो है कल बिहार तक नहीं रहेगा, एक बड़ा संदेश जाएगा, बहुत बड़ा संदेश ये जाएगा कि आपकी जो जिस प्रकार से आप निर्वाचित सरकारों को गिराते हैं, तोड़ते हैं, जिसका उल्लेख मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्लैक पेपर जब जारी हुआ इनके खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ 10 सालों का, उसमें उन्होंने बताया है कि आपने किस तरीके से पिछले 10 सालों में 411 विधायक तोड़े हैं। तो ये जो है एक प्रकार से फिर से लोग अपनी आंखों के सामने से देखेंगे अगर इस प्रकार से कुछ होता है तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आरजेडी और कांग्रेस इस प्रकार का कोई खतरा नहीं लेगी, क्योंकि दूसरी जो आशंका है कि विधानसभा भंग करने की सिफारिश अगर होती है तो उससे भी हर कोई बचना चाहेगा। तो इसलिए बेहतर वो इसी में मानेंगे कि बेहतर है कि नीतीश कुमार को ही रवाना किया जाए, क्योंकि इन्हीं के कारण सभी पे संकट आ रहा है। आप देखिए, न केवल उनकी अपने जेडीयू के विधायकों पे संकट आ रहा है और आरजेडी और कांग्रेस के पास जो एक सत्ता थी वो चली गई। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि कल खेला जो होगा, जो बोल रहे हैं बार बार तेजस्वी यादव की खेला होगा, खेला शायद उस तरफ हो सकता है। और कल तो जिस समय स्पीकर के खिलाफ अगर आता है, अविश्वास प्रस्ताव आता है, उनका हटाने की बात होती है, तो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि किधर जा रही है राजनीति। और हमें ऐसा लगता है कि कल का दिन जो है बेहद दिलचस्प होगा। केवल उसका महत्व बिहार तक नहीं है, उसका महत्व राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएगा। राजीव जी, बिहार तक ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक। इसलिए हम लिख भी रहे हैं कि नंबर गेम में पिछड़ गए हैं नीतीश बाबू। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात कि देश की सियासत में नया मोड़ और दिशा जो है, सियासी दिशा, वो बदलते हुए आप देखेंगे कल से। बहुत बड़ी बात हो सकती है कल, अगर नीतीश बाबू कल फ्लोर टेस्ट में हार जाते हैं, उससे पहले इस्तीफा दे देते हैं या कुछ और होता है तो। लेकिन उधर राहुल गांधी एक बच्ची से बात करते हैं और पूछते हैं कि पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं। माँ जो हैं वो टीचर हैं और पिताजी दुकान चलाते हैं। कौन सी दुकान? तो मोहब्बत की दुकान। जरा सुन लेते हैं एक बार फिर से। स्पॉन्टेनियसली सवाल पूछा जा रहा है, बच्ची जवाब दे रही है। जरा सुनिए। ये छत्तीसगढ़ में है, लेकिन छत्तीसगढ़ से इतर बिहार में जो कुछ हो रहा है उसका असर कैसे, और यहां राहुल गांधी का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, उसकी चर्चा भी करेंगे। देखिए जरा। अच्छा, मामा पापा क्या करते हैं?
मेरी मम्मी एक टीचर है और मेरे पापा एक दुकान चलाते हैं। किस चीज की दुकान है? मेरे पापा एक कहते हैं मोहब्बत की दुकान है। तो अंत में यही कहने आया हूं, देखिए हम नफरत के बाजार में हम सब मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। धन्यवाद। न्याय चाहती हो या अन्याय चाहती हो? मैं न्याय चाहती हूँ। आप हिंसा का हिंदुस्तान चाहती हो, नफरत का हिंदुस्तान चाहती हो या मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहती हो? मैं मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहती हूँ। आप मोहब्बत का हिंदुस्तान क्यों चाहती हैं? क्योंकि मुझे अपने भारत देश से बहुत प्यार है। ये देखो कितनी मैं अपने देश में नफरत नहीं चाहती हूं क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करती हूं। तो कितनी साल की हो तुम बेटा? 10 साल की बच्ची ने कहा कि जो लोग देश में नफरत फैलाते हैं वो देश प्रेमी नहीं है। ये देखिए, इसने सीधा कह दिया 2 मिनट में। अच्छा, आप मुझे बताओ, बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? मैं बड़ी होके एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो ये चर्चा परिचर्चा राहुल गांधी की बच्चों के साथ, और एक छोटी सी बच्ची 10 साल की बच्ची है, और उससे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका किस ढंग से वो बिना झिझके, बेझिझक जो जवाब दे रही है, बहुत महत्वपूर्ण जवाब दे रही है। ये छत्तीसगढ़ में है राहुल गांधी, और इधर राहुल गांधी की यात्रा जो है वो जल्दी पहुंचने वाली है, 14 तारीख को पहुंचने वाली है उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश से खबर ये आ रही है कि थोड़ा सा उनकी यात्रा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश आनी थी, वो यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ना आकर बल्कि बुंदेलखंड की तरफ जाएगी, और बुंदेलखंड से वो मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। जो पहले आगरा होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाले थे, एंट्री होने वाली थी उनकी, लेकिन वो अब राहुल गांधी प्रवेश करेंगे बुंदेलखंड होते हुए मध्य प्रदेश में। और शायद जो 11 दिनों की यात्रा उत्तर प्रदेश की थी, वो यात्रा थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, 6 से 8 दिनों की यात्रा रहेगी उत्तर प्रदेश में। और यह सब इसलिए किया गया है क्योंकि एक पलटू राम एक और यहां पैदा हो गए उत्तर प्रदेश में, नाम है जयंत चौधरी। कह रहे हैं कि मेरे दादाजी को मोदी जी ने भारत रत्न दे दिया, अब उनको किस मुंह से मना करूं, क्योंकि बड़ा उपकार कर दिया है मोदी जी ने उनके दादाजी पे, इसलिए वो पलट गए। तो अब राहुल गांधी भी अपनी यात्रा इधर से न ले जाकर वो बुंदेलखंड की तरफ से ले जा रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। आधिकारिक पुष्टि इसकी जैसे होगी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तक जो सूत्रों के आधार पर उसके मुताबिक जो खबर है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच आप एक खबर और भी देख रहे होंगे, बिहार के घटनाक्रम पे तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कल से देश की सियासत में एक और मोड़ आने वाला है। वो मोड़ है किसानों के आंदोलन को लेकर। प्रियंका गांधी के ट्वीट को आपने देखा था, अब कैसे हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर कील बिछाए गए हैं, कांटों से का सेज तैयार किया जा रहा है। किसके लिए? तो किसानों के लिए। एक तरफ किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को आप भारत रत्न देते हैं, दूसरी तरफ किसानों के ऊपर जो कुछ कर रहे हैं ये आप देख लीजिए। किसान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ये आप देखिए, और ये कूच करने वाले हैं दिल्ली की तरफ। दोनों तरफ आप देख लीजिए, किसान बैनर पोस्टर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये तमाम बातें, तमाम चीजें जो हैं ये हम कल से आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बिहार से लेकर दिल्ली, हरियाणा, हर तरफ देखिए क्या परिस्थितियां बन गई हैं, कैसी स्थिति बन रही है। MS स्वामीनाथन, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर MSP जो है वो तत्काल लागू करनी चाहिए थी, उसी MSP के लिए किसान फिर से दिल्ली कूच करने वाले हैं। आप डॉक्टर MS स्वामीनाथन को आप भारत रत्न देते हैं, आप चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देते हैं, लेकिन आप किसानों के लिए रोड पर कांटे बिछाते हैं। जरा प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया उस ट्वीट को जरा ले आइए, उस विजुअल, कम से कम उस वीडियो को जरूर ले आइए कि रोड पे कैसे तैयारियां हो रही हैं किसानों के लिए। कैसे ये देखिए कैसे रोड पर तैयारियां की जा रही हैं कि इधर से किसान अपनी गाड़ियों को ना ले जा पाए। ऐसी तैयारियां हैं, ये हम लोगों ने आंखों देखी हैं। अभी से 2 साल पहले किसानों का जो आंदोलन था और प्रियंका गांधी का आप ट्वीट देख रहे हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है किसानों के लिए। और इसी बीच राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है इसी मसले पर। जरा राहुल गांधी के ट्वीट को ले आइए स्क्रीन पर। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा है।
दोगुनी आमदनी का वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को एमएसपी के लिए भी तरसा डाला। महंगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम न मिलने के कारण उनके कर्जे 60% बढ़ गए। नतीजा लगभग 30 किसानों ने रोज अपनी जान गंवाई। धोखा जिसकी यूएसपी हो, जी हां, यूनिक सेल्स पॉइंट जिसको कहते हैं, धोखा जिसकी यूएसपी हो वो एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ सिर्फ राजनीति कर सकता है, न्याय नहीं। किसानों की राह में कीले बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं हैं। इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको। किसान को न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी। यह आखिर में राहुल गांधी के तेवर इससे समझ में आ रहे हैं साफ साफ कि दिल्ली से इनको उखाड़ फेंको। यही चलते हैं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। बहुत बड़ी बात यहां राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में जो कुछ हो रहा है पल पल की रिपोर्ट हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहां किसान का जिक्र करना और उसके साथ साथ राहुल गांधी की यह बात, दिल्ली से इनको उखाड़ फेंको, किसानों के लिए न्याय लेकर कांग्रेस पार्टी आएगी, उनको न्याय कांग्रेस दिलाएगी। कितना मायने रखा जाए और कितना भरोसा कांग्रेस पार्टी पर किसान करें? राजीव जी, यहां तक किसानों का कांग्रेस पे भरोसा करने का सवाल, मुझे लगता है कि किसानों को कांग्रेस पे भरोसा है, वो कोई नया भरोसा पैदा नहीं करना है, बल्कि भरोसा जो तोड़ा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा तोड़ा है। तो भरोसे का संकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने और भारतीय जनता पार्टी के सामने है कि वो किस तरीके से किसानों के सामने अपना विश्वास पैदा करें। चूंकि प्रधानमंत्री ने जब तपस्या अपनी कमजोर बताते हुए कि तपस्या में कोई कमी रह गई थी कहा था, उसी समय घोषणा की गई थी कि एमएसपी पे कमेटी बनाई जाएगी, वो एमएसपी पे कानून बनाएगी और एमएसपी तय की जाएगी। लगभग 2 साल होने को आ गए हैं, वो एमएसपी कहाँ है और वो कमेटी की बैठक अभी तक कोई नहीं हुई है, वो कमेटी कहाँ है कोई अभी तक पता नहीं चला है। किसान इसीलिए अब दिल्ली आ रहे हैं। ये सरकार जिस तरीके से इसने पिछले दिनों किसानों से निपटा, जिस तरीके से कील कांटे लगा करके, इसके चरित्र में अभी तक राजीव जी कोई परिवर्तन नहीं आया है। प्रधानमंत्री की तपस्या में कोई कमी रह गई हो या ना रह गई हो, लेकिन प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी चरित्र में जो है वो किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री को एक तरीके से वो तीनों काले कानून, कृषि कानून जो थे वो वापस लेने पड़े थे। यानी आपने एक लंबे किसान आंदोलन के बाद, 1 साल से अधिक जो किसान आंदोलन चला, 700 से ज्यादा किसान जिसमें शहीद हुए, आपने उससे भी कोई सबक नहीं लिया और आप ये सोचते हैं कि आप किसानों को इसी तरीके से भरमा करके आप फिर से सत्ता में आ जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई किसान आंदोलन के बाद, शायद भारतीय जनता पार्टी की समझ में यह आने लगा कि किसानों को इसी तरीके से भरमा करके फिर से जो है वो किसान को भरमाया जा सकता है और 2024 में सत्ता में वापस लौटा जा सकता है। ये शायद उनकी एक गलतफहमी पैदा हो गई है। मुझे लगता है कि ये गलतफहमी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है काफी संकट भरी होगी। आप जो है चौधरी चरण सिंह को जो है, जो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, आप उनको भारत रत्न देते हैं। एमएस स्वामीनाथन जो एमएसपी बिल्कुल बात करते हैं आती है, आप उनको जो है देते हैं भारत रत्न, लेकिन आप जो है वो किसी भी तरीके से जो किसानों की असली समस्याएं हैं उन पे बात करने के लिए आप तैयार नहीं है। यहाँ सड़कों पे कीलें गाड़ी जा रही हैं। हमारे जो किसान उपराष्ट्रपति हैं, जो चौधरी चरण सिंह को लेकर के काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं संसद के अंदर, उनको भी जो है कोई समस्या नहीं हो रही है कि किसानों के लिए जो है वो सड़कों पे कीलें गाड़ी जा रही हैं। तो राजीव जी, ये सरकार का असली चाल चरित्र चेहरा है जो फिर से लोकसभा चुनाव से पहले एक बार सामने आ रहा है। अब जहां तक कांग्रेस का सवाल है कि उस पर कैसे विश्वास करे किसान, मुझे लगता है कि वो विश्वास है वो ऐसा है कि कांग्रेस ने जो कहा था, देखिए किसानों का ऋण माफी जो है वो कांग्रेस की सरकार ने ही की, उसके बाद आज तक किसानों की ऋण माफी नहीं हुई। जहां जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें नहीं, जहां कांग्रेस ये वादा करके आई कि हम किसानों के ऋण माफ करेंगे, वहां सरकार बनते ही तुरंत किसानों के ऋण माफ कर दिए गए। छत्तीसगढ़ में किसानों से जिस तरीके से धान की खरीदी की गई ज्यादा एमएसपी के साथ में, वो किसानों की एमएसपी की खरीद छत्तीसगढ़ में अब नहीं हो रही है। तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें रही, जो उसने वायदे की किसानों से, उनको पूरा करने का काम कांग्रेस की सरकारों ने वहां किया है। अब कांग्रेस जो वायदा कर रही है, राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों जो कमाया है राजीव जी, वो यही कमाया है, यही विश्वसनीयता कमाई है कि राहुल गांधी जो कहते हैं उस पर अपनी सरकारों से काम करवाते हैं। ये विश्वसनीयता राहुल गांधी ने कमाई है। प्रधानमंत्री ने ये विश्वसनीयता गंवाई है कि प्रधानमंत्री की गारंटी जो है वो सब गारंटियां मिथ्या होती हैं। ये प्रधानमंत्री ने अपनी विश्वसनीयता गंवाई है राजीव जी। जी बिल्कुल,
एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसकी चर्चा खूब अब हो रही है। लेकिन साथ साथ उधर अगर चलें, किसानों के आंदोलन की बात आप देख रहे हैं और जो विजुअल देख रहे थे, लंबी लाइन लगी हुई है, किसान जो हैं वो कूच करने के लिए तैयार हैं दिल्ली की ओर। और आगे क्या कुछ होगा ये तो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर बिहार से, बिहार में 4 विधायक, और प्रेम कुमार जी और अच्छे से बताएंगे कि कितने विधायक जो हैं वो गायब हैं और नीतीश बाबू क्यों परेशान हैं। हालांकि नीतीश बाबू कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, जैसे प्रधानमंत्री कहते आए हैं सब चंगासी। क्या सब चंगासी वहां भी, बिहार में भी, कि वहां बिहार में बवाल हो गया है, कुछ न कुछ तो हुआ है? प्रेम कुमार जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। राजीव जी, जो दिख रहा है वो तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि जेडीयू खेमे में विधायक नहीं पहुंच रहे हैं, सारा व्हिप लागू कर देने के बावजूद नहीं पहुंच रहे हैं। और उसकी संख्या 6 पुख्ता तौर पर है, उनमें 4 के नाम आपने बताए, 2 के नाम हम बता चुके। तो ये स्थिति है। लेकिन इसके बाद बैकअप प्लान क्या होगा, तैयारी कैसे होगी, राजनीति कैसे की जाए, क्या कैसे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सत्ताधारी दल के लिए नाक का सवाल है, एनडीए के लिए, कि नीतीश कुमार की सरकार को विश्वास मत हासिल कराया जाए। अगर ये नहीं होता है तो बीजेपी की पूरे देश में इंडिया गठबंधन को तोड़ने की जो मुहिम चली, उस मसले पर उसकी जबरदस्त हार होगी। एक मैसेज जो उन्होंने दिया था कि हमने नीतीश को तोड़ लिया तो इंडिया गठबंधन को खत्म कर लिया, उसको एक करारा जवाब मिलेगा अगर विश्वास मत हासिल नहीं होता है। तो इसमें अगर विश्वास मत हासिल नहीं हुआ तो क्या एनडीए आसानी से तेजस्वी के हाथों में सरकार बनाने देगी या कोई वैकल्पिक सरकार बनाने देगी? तो वैकल्पिक सरकार नहीं बनाने दे, इसके लिए उन्होंने भी वैकल्पिक तैयारी की है जी। और उसी का नतीजा है राजभवन में लीगल टीम का बदल दिया जाना जी। लीगल टीम का बदला जाना सीधे तौर पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, स्पीकर के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग है जिस पर वोटिंग होगी तभी वो हटेंगे, तो उस पर कैसे मीन महीन कुछ रास्ता निकाल करके ऐसी स्थिति बना दी जाए ताकि संवैधानिक संकट हो और राज्यपाल को हस्तक्षेप का मौका मिले। ये परिस्थिति बनाना भी वैकल्पिक प्लान का हिस्सा है। जीतन राम मांझी को लेकर प्रेम कुमार जी, 2 सवाल यहां आते हैं, जरा मैं आपसे उसका जिक्र करना चाहता हूं। एक ये कि जो ईडी सीबीआई का जो डर दिखाया जाता था, क्या वो डर जैसे उधर झारखंड में खत्म हो गया? हेमंत सोरेन को आपने देख लिया, वो पूरे शान के साथ वो पहले रिकॉर्ड करते हैं वीडियो और उसके बाद जाते हैं इस्तीफा देते हैं। क्या वही डर यहाँ भी खत्म हो गया है? क्योंकि जो 6 विधायक गायब हैं, 4 के नाम मैंने बताए, 2 नाम आप बता रहे हैं, 6 विधायक गायब हैं अगर जेडीयू से, और आप ही बता रहे थे कि कैसे पुलिस को भेजकर ये पता लगवाया जा रहा था कि इनका मोबाइल बंद क्यों है। अगर गायब हैं आज की तारीख में तो ईडी सीबीआई का डर भी विधायकों के ऊपर से निकल चुका है। मतलब कि एक नई दिशा, नई राजनीति, नई सियासत जो भी कह लें, वो बिहार में अब दिखाई देगी आने वाले समय में। और क्या यहां से, क्योंकि एक सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश कुमार पर उनके विधायकों का भरोसा क्यों नहीं है? अगर एक विधायक भी बाहर है तो भरोसा क्यों नहीं है? आखिर यह भरोसा टूट क्यों रहा है? देखिए, 2-3 बात एक साथ आपके सवाल से है जी। आपको याद होगा ललन सिंह ने भाषण दिया सदन में और राज्यसभा में। उन्होंने जो भाषण दिया उसमें कहा कि हम तो सरकार से बाहर रहे 1.5 साल तक, हमारे घर क्यों नहीं ईडी सीबीआई आई, हमारे घर तो नहीं आई। दरअसल वो एक बड़ा झूठ, एक सच की तरफ ध्यान दिलाने के लिए बोल रहे थे। क्योंकि सच क्या है कि जेडीयू के नेताओं के घर ईडी सीबीआई पहुंच चुकी थी, अभी भी उसके पार्षद जेल में हैं, अभी भी जेडीयू के बड़े नेता, मैं अभी नाम भुला रहा हूं, 1-2 नेता जो कि बहुत करीबी हैं
नीतीश कुमार के और दूसरों को उनके घर में ईडी सीबीआई गई, और उसी वो इस जो स्विच ओवर हुआ है नीतीश कुमार का, उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है ईडी सीबीआई का, जिस बारे में ललन सिंह ने उसको नकारते हुए एक तरह से एक्सेप्टेंस किया है। पूरा बिहार जान रहा है कि ईडी सीबीआई पहुंची और जेडीयू के नेताओं के घर पहुंची, फिर भी ललन सिंह लोकसभा में बोल रहे हैं कि हमारे यहां कहां पहुंची। मतलब समझ रहे पॉलिटिक्स। ललन सिंह की मजबूरी है कि वो अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, तो उन्होंने फॉर में बोलते हुए ध्यान खींचा कि देखो ईडी सीबीआई आई थी इसीलिए हमने स्विच ओवर किया। आप समझ रहे, राजनीति समझ रहे, एकदम खुल्लम खुल्ला है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ईडी सीबीआई की भूमिका यहां दिख रही है। तो ईडी सीबीआई से नीतीश डर गए, ललन सिंह डर गए, या बड़े नेता डर गए, लेकिन वो आम विधायक नहीं डरा। वो जो गायब है वो इनके कायराना हरकत के खिलाफ ये बोल्ड स्टेप लेकर के सामने है कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि जब चाहे तब आप विधानसभा भंग करा दीजिए, जब चाहे तब आप लोकसभा के साथ चुनाव की मांग कर दीजिए, जब चाहे तब आप पाला बदल लीजिए, हम आपका पिछलगुआ बनने के लिए तैयार नहीं है। ये संख्या तो आपको सिर्फ दिख रही है ना, 6 है कि 8 है कि 9 है, वास्तव में इनकी संख्या तो 17-18 है। मौका मिले तो ये सब अपनी अपनी भावना प्रकट कर दें। तो ये जेडीयू के हाथ से, यानी नीतीश के हाथ से जेडीयू ही निकल चुका है, ये हालात है। तो ऐसे में अब ये सरकार तेजस्वी के हाथ में न चली जाए, ये सबसे बड़ी चिंता का सबब है बीजेपी के लिए। इसके लिए कौन से तरीके होंगे, इस पर काम किया जा रहा है। अब नीतीश सरकार को बचाना प्रायोरिटी नहीं है, वो तो नहीं बच रही है, मान लिया गया है कि नीतीश सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पा रही है। लेकिन अब क्या किया जाए, तो अब कैसे भी राष्ट्रपति शासन का उपाय खोजो, कैसे भी जीतन राम मांझी वाला फार्मूला पर, बैकअप प्लान पर चलो, ताकि तेजस्वी या दूसरे हाथ में सरकार जाने से रोका जाए। अब सियासत यहां से नीतीश से आगे निकल चुकी है। नीतीश गॉन केस हो चुके हैं राजीव जी। अभी तक की हालात में शाम होते होते, हमने कहा था शनिवार के बाद रविवार तक होते होते जो बड़ा खेला होगा उसके रूप दिखने लगे हैं। नीतीश कुमार गॉन हो चुके हैं, अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, नहीं साबित कर सकेंगे विश्वास मत। अब आगे क्या होगा इसकी राजनीति चल रही है। जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आगे क्या होगा इसकी राजनीति चल रही है। लेकिन आखिर इतना अविश्वास नीतीश के साथी ही क्यों दिखा रहे हैं, क्यों नीतीश के साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं? अगर एक भी गायब है, हालांकि यहां 16-17 की बात हो रही है, जिसमें से 9 के नाम तो सामने हैं, 6 के नाम तो हम लोग गिना रहे हैं, और ये क्रम, ये जो सिलसिला है, ये कल से चला आ रहा है। राहुल लाल जी, जरा आपसे भी समझूं कि आखिर क्यों नीतीश बाबू, और अगर यहां नीतीश और बीजेपी की सरकार गिर जाती है तो फिर देश की राजनीति उसके लिहाज से, क्योंकि चारों तरफ से बहुत बुरी तरह फंसे हुए मोदी जी कभी भारत रत्न देते हैं, कभी राम मंदिर का जिक्र लाते हैं, कभी कुछ और करते हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं। आने वाले समय में और कुछ होगा। आज 11 फरवरी है और यह तय मानिए कि अगले महीने की 11 मार्च या 12 मार्च तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी। पूरे 1 महीने और या उससे कम का वक्त है, और ऐसे में ये तो गले की फांस निकालें कैसे? बिहार में सरकार गिर जाए तो ये अविश्वास कैसे पैदा हो गया बिहार में? नीतीश कुमार की पार्टी के लोग ही, और अगर नीतीश कुमार की पार्टी के लोग उनका साथ छोड़ते हैं तो यह भी तय माना जाए कि क्या बीजेपी से भी टूट फूट की गुंजाइश दिखाई देगी। और एक बात और, जो सम्राट चौधरी हैं उन्होंने अभी तक पगड़ी बांध रखी है, क्या वो भी नीतीश बाबू के लिए? राहुल लाल जी, लेकिन जो सवाल राजीव जी, जो सवाल आपने काफी छोटा पूछा, क्या बीजेपी के खेमे में भी कुछ हलचल है? देखिए, जो अलग अलग जानकारियां आ रही हैं, 2 तो नाम आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग खुद ही ऑफ द रिकॉर्ड स्वीकार कर रहे हैं कि 5-6 विधायकों के लक्षण सही नहीं दिख रहे। अगर बीजेपी के लोग ये बोल रहे हैं कि 5-6 विधायकों का रवैया सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो हम लोगों को देखिए बीजेपी के खेमे पे भी बहुत पैनी नजर रखने की जरूरत है। एक बहुत बड़े हलचल की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में भी है। देखिए, मूलतः मामला क्या है, और जदयू में खुद सोचिए कि नीतीश कुमार, अब उन्होंने ललन सिंह को हटा दिया। उन्होंने, अगर याद हो, उसमें जब ललन सिंह हटे थे तो उन्होंने बोला था कि पार्टी को काफी अच्छे ढंग से चलाना चाहता हूं।
नीतीश जी पार्टी को इतने अच्छे ढंग से चला रहे हैं कि उनके विधायक ही उनसे असंतुष्ट हैं। एक पार्टी अध्यक्ष और एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी उपलब्धि देख लीजिए राजीव जी कि कितना महान उपलब्धि नीतीश जी ने हासिल किया है। अभी भी जो 6 के 6 नाम हम लोग ले रहे हैं, डॉक्टर संजीव सिंह, बीमा भारती, मनोज यादव, दिलीप राय, अमन हजारी, सुदर्शन सिंह, ये तो घोषित नाम है जो इसमें भी वो आउट ऑफ रिचेबल है, इनके संपर्क में नहीं है। अब बाकी जो लोग, मैं बार बार कह रहा हूं कि गोपाल मंडल जैसे लोग जो काफी मुखर होकर लगातार बोल भी रहे हैं और वहां पर उपस्थित भी हैं, वो विधानसभा में किधर का बटन दबा देंगे और किधर का बटन नहीं दबाएंगे, तो वो क्या व्हिप का उल्लंघन करेंगे कि नहीं करेंगे, उनकी गारंटी कौन लेगा राजीव जी? इसका कारण देखिए, ये जो स्थितियां बनी है, मैं मानता हूं इन स्थितियों के लिए जिम्मेवार खुद नीतीश जी। और इस स्थिति को सुनने के लिए जो हम लोगों ने झलक आपने छत्तीसगढ़ से दिखाई, वहां से उन स्थितियों को जोड़ना पड़ेगा कि राहुल गांधी जो चीजें आप कह रहे हैं वो जन जन तक, जनता के भीतर तक पहुंच रही। बिहार से एक बिगुल आई सामाजिक न्याय को लेकर, वहां पे जातिगत जनगणना की सर्वे भी हुआ और वहां पे एक तरह से उसके अनुरूप आरक्षण में बदलाव भी किया गया। और फिर देखिए राहुल गांधी उसको नेशनल स्तर पे उठा रहे हैं उन तमाम तरह की चीजों को जी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना का पूरी तरह से विरोध कर रही है, अब नीतीश कुमार उस खेमे में जाके तो उसके समर्थन की बात नहीं कर सकते। तो वो नीतीश कुमार अब बहुत सारी चीजें नहीं बोल रहे, जातिगत जनगणना के बारे में नहीं बोल रहे, बिहार के पैकेज के बारे में नहीं बोल रहे, तो वो जो उनकी छवि बिगड़ी है, उस बिगड़ी हुई छवि में अब जो जदयू के लोग हैं वो उनको खुद ही लग रहा है कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या हो। और जिस तरह से जदयू को बीजेपी बार बार बराबर ले लेती है, जो आपने सम्राट चौधरी का प्रश्न पूछा, वही सम्राट चौधरी ने पगड़ी इसलिए बांधी थी कि जब तक मैं नीतीश को निपटा नहीं दूंगा तब तक वो पगड़ी नहीं खोलूंगा। वो पगड़ी पहन के वो उप मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लेते हैं। तो स्पष्ट है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंध कोई सहज संबंध नहीं हुए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, और वो पगड़ी उनके खुले ही नहीं है अभी तक। तमाम हम लोगों की नजर थी कि भाई शपथ ग्रहण के बाद वो पगड़ी खुलती है कि नहीं खुलती है, नहीं खुली वो पगड़ी। तो बीजेपी और जदयू का संबंध भी अब सहज नहीं है। वहां पे भी बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अगर इस तरह से जदयू के साथ बार बार कॉम्बिनेशन बनेगा तो हम लोग बीजेपी में सुरक्षित नहीं है, हम लोगों की सीट सुरक्षित नहीं है। इन स्थितियों ने यह पहुंचाया कि आज बीजेपी में भी बवाल है और आज जदयू में भी बवाल है। जैसे मैं आरजेडी में जिस विधायक को लेकर मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा थी, चेतन आनंद को लेके, मोहन, वो एक तरह से वो पुत्र है और देखिए सबसे ज्यादा राजपूतों का जो बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, जिस जगह से वो लड़ना चाहते हैं वैशाली से लड़ना चाहते हैं। वो बीच में कुछ रुझान ऐसे थे कि वो कहीं कहीं जाना चाह रहे थे, वो बीजेपी के खेमे में, ये तमाम कयासबाजी लगाई जा रही थी। लेकिन अब अगर वो हम लोग देखें कि वो सीट बीजेपी किसको देगी, वैशाली की सीट, वैशाली की सीट बीजेपी जो है कि वो चिराग पासवान को मिलेगा कि उनके चाचा पशुपति पारस को मिलेगा। अभी तो वहां पे भी चाचा भतीजे की लड़ाई है राजीव जी। तो देखिए उस खेमे के उलझनों की जो हम लोग चर्चा नहीं करते, उन तमाम स्थितियों में उधर के लोग सोचते हैं कि देखिए एनडीए में कितनी अस्थिरता है, जबकि टीम इंडिया में कितनी एकदम स्टेबिलिटी है, यहाँ पे एकदम क्लियरिटी है, और एनडीए में एक उफान की स्थिति मची हुई है। यही सब स्थितियां ऐसी हैं जो राहुल गांधी की आवाज जो जन जन तक पहुंच रही है, वो नीतीश जी को और ज्यादा अविश्वसनीय बना रहा है। किसान क्या बिहार में नहीं रह रहा है राजीव जी? अब जो तस्वीरें हम लोग अभी देख रहे हैं कि फिर से मैं लग रहा था कि सरकार शायद भारत रत्न देने के बाद कुछ बदल गई होगी। जो लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इन्होंने तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया, इन्होंने जो है कि स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे दिया, लेकिन सड़कों पर जिस तरह से कील बिछाए जा रहे हैं, अब इन स्थितियों में सोचिए कि कौन जाना चाहेगा नीतीश जी के साथ और कौन जाना चाहेगा बीजेपी के साथ। उनके साथ जाने का मतलब है कि अपने ऊपर किसान विरोधी ठप्पा लेना, ओबीसी के विरोधी ठप्पा लेना। नीतीश जी का जो बड़ा सा जनसमूह समर्थन था वो ईबीसी समूह में था, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में था। वो समूह अब उनसे दूर हो चुका है। अब उस कारण से वो समूह जो है वो बीजेपी से भी दूर है। वो यही कारण है कि वहां पे एक उठापटक की स्थिति बनी हुई है। लेकिन मैं एक चीज कह दूं, बीजेपी प्रयास जरूर कर रही है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे, लेकिन बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना आसान नहीं होगा। आपने देखा होगा कि ये पूरा प्रयास जो है राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रयास झारखंड में भी हो रहे थे राजीव जी। वहां पे भी 36 घंटे तक झारखंड को छोड़ दिया गया था बिना किसी मुख्यमंत्री के। लेकिन जब चंपई सोरेन ने बहुमत साबित कर लिया तो कल अगर सदन में सरकार एक तरह से गिर जाती है और वैसे स्थिति में अगर स्पष्ट बहुमत की स्थिति महागठबंधन के पास होती है तो आपको उनके लिए रोकना बहुत मुश्किल सा चीज होगा। ऐसा नहीं कि आप सीधे सीधे आए और 1 मिनट में कह दें, यानी अब या तो फिर विधानसभा भंग करने की स्थितियां बनेंगी।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा भंग करना ना तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक चाह रहा है, ना वो जदयू का विधायक चाह रहा है, ना वो आरजेडी का विधायक चाह रहा है। बिहार में किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति नहीं चाह रहा है कि विधानसभा भंग किया जाए। वो नीतीश कुमार जी का एक बस उन्हीं का व्यक्तिगत जो है कि वो ख्याली पुलाव है कि विधानसभा को भंग किया जाए। और उन्होंने इस मामले पर देखिए, पहले उन्होंने लालू यादव जी से भी ये मांग रखी थी उन्होंने कि भाई विधानसभा भंग कर दिया जाए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने जब ये मांग खारिज कर दी, भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके इस मांग को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि बीजेपी के पास ऑप्शन 2 है कि वो राष्ट्रपति शासन की तरफ जा सकते हैं। वो नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना के उनको चेहरे को बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं जी। तो नीतीश जी हर तरफ फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी स्थिति है कि नीतीश जी के साथ फंसते हुए मुझे भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। आप जो मास्टर प्लान नजर आ रहा है विपक्ष की तरफ से, उसमें उनके लिए राष्ट्रपति शासन की भी गुंजाइश की संभावनाएं काफी कम है, क्योंकि जब स्पष्ट बहुमत आपके पास है तो आप कैसे रोक देंगे संख्या को, तमाम तरह की चीजों को। ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर क्या नीतीश बाबू ही फंसे हुए हैं या बीजेपी भी फंस गई है। और अगर बीजेपी फंस गई है तो यह तय मानिए कि आने वाले चुनाव पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। बिहार को लेकर पूरा का पूरा खेल रचा गया और इस खेल में अगर यहां नीतीश बाबू की सरकार गिर जाती है, नीतीश कुमार यहां फेल हो जाते हैं, तो क्या असर पड़ेगा इसका बीजेपी पर और देश पर, देश की राजनीति में, जहां बीजेपी और नरेंद्र मोदी 370, 400 ऐसे आंकड़े दे रहे हैं और उन आंकड़ों पर मोहर लगाने की बात तो दूर की है। आप कुछ भी बोल दीजिए, 543 सीटें हैं, सब हम जीत जाएंगे, ये भी आप कह दीजिए, उससे ज्यादा लेके आ जाएंगे, कुछ लोग दान दक्षिणा में दे देंगे, वो भी कह लीजिए। लेकिन सवाल यह है कि बिहार से क्या कल की राजनीति अगर इनके हिसाब से नहीं होती है, फ्लोर टेस्ट नीतीश बाबू हार जाते हैं, जैसा हमारे साथी प्रेम कुमार कह रहे थे कि यह तय मानिए कि यहां तो नीतीश बाबू अब है कि आगे क्या कुछ होगा। जनाब एक बार फिर से आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्या यहां से बीजेपी को एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है बिहार में अगर सब कुछ उसके हिसाब से, उसके बिछाए जाल के हिसाब से, जैसा जिसको फंसाने की कोशिश की उस हिसाब से अगर नहीं होता है तो? देखिए राजीव जी, ऐसा है कि अब जो है इससे एक नई प्रवृत्ति जो है भारतीय राजनीति में इस तरीके से उभरेगी कि हमें पार्टी के हाईकमान के अनुसार नहीं हाके जाना है। मतलब आपका नेता बोल देता है बिना किसी से सलाह मशविरा किए कि भाई हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं, इंडिया को छोड़ रहे हैं, और कोई सवाल पूछने वाला नहीं होता। अब पहली बात तो यह होगी कि सबसे पहले इस तरीके के जितने जो दल हैं उनके नेताओं में यह भय बैठ जाएगा कि भाई जो भी कदम उठाना है सबसे पहले हमें अपने काडर में बात करनी पड़ेगी, अपने पदाधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं से बात करनी पड़ेगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अब जेडीयू के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में क्या दिलचस्पी रह गई है। 17 अवसान हो चुका है, अब तो सीधे सीधे चुनाव में ही जाना है। और वो सब ये भी जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो है, जिसके पूरे इंडिकेशन दिख रहे हैं कि उसमें जो है लोकसभा में जो 300, 400 की जो भी बात कर रही है वो सब जान रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी वाले भी जान रहे होंगे संभवतः कि इतनी सीटें नहीं आ सकती, और नतीजे पलट गए जिसके भी पूरे आसार नजर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन जीतता है तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन सारे बीजेपी के भी नेता लगा रहे होंगे और जेडीयू के लोग भी लगा रहे होंगे। वो ये जान रहे हैं कि हमें अपने साथ, मतलब नीतीश कुमार ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि मैं जहां जाऊंगा मेरे एमएलए भेड़ की तरह पीछे पीछे मेरे पीछे आ जाएंगे। ऐसा उनका जो अंदाज था, उस प्रवृत्ति पे सबसे पहले लगाम लगेगी। और ये भी नहीं होने देंगे वो कि आप चाहेंगे कि आप हार गए अगर फ्लोर टेस्ट में तो आप जाके विधानसभा को भंग कर दीजिए, क्योंकि एमएलए तो पूछेगा कि इससे हमें क्या गेन है। आप एक नेता बने रहेंगे, बड़े नेता बने रहेंगे, लेकिन विधायक के रूप में हमें फिर बिना किसी पद के बने रहना पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा, फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, जबकि अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ है विधानसभा का चुनाव आने में। तो ये सारा रीथिंक करेगा विधायक भी, और इन चीजों को हमसे ज्यादा वो भी बेहतर ढंग से कैलकुलेट कर रहा होगा, बिहार का विधायक, जेडीयू का विधायक, बीजेपी का भी विधायक, कि आखिर इस सारे खेल से मिल क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी को। कुल जमा बदनामी ही हुई है, और उन्हें यह भी डर होगा कि अगर झारखंड जैसा पलट गया मामला तो जो छिछालेदार होगी, और हो ही रही है अभी तक। तो देखिए विश्वास मत हारे ने जीतने की तो बात दूर है, नीतीश कुमार जिस ढंग से पलटे हैं उसके कारण नीतीश कुमार के पीछे पीछे पूरी जेडीयू बदनाम हो गई कि आप कल तक जो है इंडिया गठबंधन के साथ थे और रातों रात आप जो है वो एनडीए के साथ चले गए। आप देखिए उन्हें लेके क्या रिएक्शंस हुए हैं, सब जान रहे हैं। तो ऐसे नेता का कौन समर्थक बने रहना चाहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे विधायक होंगे जिन्होंने
पत्ते नहीं खोले होंगे और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे होंगे, और वो समय जो है वो शायद कल ही आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात होगी, भारतीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात होगी। जिस प्रकार से झारखंड में हुआ, हम किसी पार्टी के समर्थन या विरोध के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। लोकतंत्र में दल बदलुओं को और इस तरीके के पलटू राम को सबसे अच्छा जो सबक सिखाया जा सकता है वो ऐसी पराजयों से ही सिखाया जा सकता है। अगर नीतीश कुमार कल का फ्लोर जीतते हैं तो लोगों को फिर लगेगा, देखिए कि चाणक्यगिरी चल गई, क्रेडिट बीजेपी ले जाएगी। नीतीश कुमार अगर ये सोचे होंगे कि उसका क्रेडिट उन्हें मिलेगा तो उन्हें नहीं मिलेगा, बीजेपी वहां ये क्रेडिट ले जाएगी कि देखिए हमने आपको बचा लिया और आपको वापस मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन नीतीश कुमार अपने आप में इतने बदनाम हो चुके हैं कि लोग उनके अपने लोग इंतजार कर रहे होंगे। और ये 6 लोग जो गायब हैं या जिनके मोबाइल स्विच ऑफ है, उसके पीछे यही कारण है कि वो पशोपेश में होंगे कि क्या ऐसे वक्त में जब भारत एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर खड़ा है और लोगों को बिहार से बहुत उम्मीदें थी, बिहार से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से और पश्चिम बंगाल से, ये जो है की स्टेट्स थे, इस चुनाव को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक थे। वहां पर अगर नीतीश कुमार ने धोखा दिया है तो उनके अपने लोग भी इसको हजम नहीं कर पा रहे होंगे। राजीव जी, ये अलग बात है कि व्हिप के कारण वो जुड़े हुए हैं या पार्टी अनुशासन से बंधे हुए हैं, लेकिन कल वो पलट सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और कुल जमा हमें नीतीश कुमार से ना तो कोई दुश्मनी है, ना तो भारतीय जनता पार्टी से दुश्मनी है, ना तो कोई कांग्रेस और तेजस्वी यादव से कोई मित्रता है, लेकिन लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ये बेहतरीन होगा कि अगर झारखंड की तरह यहाँ पर बीजेपी की जो बाजी है और जेडीयू की बाजी हो पलट जाए तो। राजीव जी। जी बिल्कुल, पलट जाए तो। आरजेडी के विधायक जो हैं वो गाना गा रहे थे, नुसरत फतेह अली ने बहुत पहले गाया है और उसको गा रहे थे, अभी आपने गिटार बजाते हुए सुना सलाउद्दीन साहब, यूसुफ सलाउद्दीन। न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पर खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। ये गा रहे थे, लेकिन ये उधर से भी गाया जा सकता है क्योंकि वो अपनी पार्टी से कितने सताए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका लीडर यानी नीतीश बाबू कभी इधर तो कभी उधर। अब मेरी इच्छा भी हुई कि मैं उधर चला जाऊं, फिर कल को सो के उठा, नहीं जी बहुत हो गया, अब इधर आ जाते हैं। तो उनके जो साथी जो इनको विधायक दल का नेता चुन के मुख्यमंत्री बनाते रहे हैं वो भी तो यही गा सकते हैं। जरा एक बार सलाउद्दीन, सैयद सलाउद्दीन का, यूसुफ सलाउद्दीन का ये गाना सुन लेते हैं और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सिर्फ आरजेडी के लोग उनके लिए गा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर के लोग अपने मुख्यमंत्री के लिए भी गा सकते हैं। गाना जो बाद में साथी जुड़े हैं उनके लिए जरूर पेश करना चाहता हूं, जरा सुनिए। काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, न छेड़ो हम सताए हुए, न छेड़ो हम सताए हुए, जख्म सीने पे खाए हुए, तुम खूब पहचानते, तुम्हारी अदाओं को हम जानते, दगाबाज हो सितम गाने वाले। खूब पहचानते हैं तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज होकर भी। ये तमाम बातें यहाँ एक एक बात जो है अमलेंदु उपाध्याय जी, ये कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी के विधायक खुद के नेताओं के लिए भी, लीडरान के लिए भी गा रहे होंगे शायद। बढ़िया अलाव ताप रहे हैं, तेजस्वी यादव भी बैठे हुए हैं और उन्हीं के घर पर 100 खटिये लगाए गए हैं। और अभी जो 19 विधायक पहुंच चुके हैं पटना हैदराबाद से कांग्रेस के, वो विधायक भी आज रात भर तेजस्वी यादव के घर पे ही रहने वाले हैं। कुछ क्रिकेट खेलेंगे, कुछ शतरंज खेलेंगे जो कल रात को हुआ, और कुछ ऐसे ही गाना गाते हुए नजर आएंगे। ये वीडियो हम तक जैसे आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ कि ये खेमा हो या वो खेमा हो, बहुत ही मजेदार गेम चल रहा है बिहार में। और इस गेम में जो नंबर गेम कहते हैं, उस नंबर गेम में आज की तारीख में अभी तक जितनी खबरें आ रही हैं, जहां से भी देख लीजिए, नीतीश बाबू फ्लोर टेस्ट में पास होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर फ्लोर टेस्ट करवा लें तो अभी भी पास नहीं होते दिखाई दे रहे हैं, और कल करवा लें तो कल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इसके पीछे कारण वही है कि उनके नेता, उनके विधायक, उनके साथी
कुछ गायब हैं और मोबाइल भी बंद रखे हुए हैं। क्या जो डर भय जो दिखाया जा रहा था ईडी, सीबीआई, पुलिस का, आईटी का, वो सब अब खत्म हो चुका है। और जिस दिन इस देश के नेता इन तमाम चीजों से डरना बंद कर देंगे, शायद उस दिन इस देश की राजनीति बदल जाए। जरा इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, अमलेंदु जी। निश्चित तौर पर राजीव जी, जिस दिन इस देश के नेता जो हैं ईडी और सीबीआई से डरना बंद कर देंगे तो मुझे लगता है कि काफी कुछ बदल जाएगा। और डरना तभी बंद करेंगे जब बहुत सी चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी। कुछ चीजें और भी हैं जिसकी वजह से नेता डरा करते हैं। लेकिन कुल मिला के राजीव जी, मसला ये है कि जो 100 खाट बिछाई गई है वो तो ठीक है, खाट बिछा दी गई है। अब ये जो खाट बिछाएंगे, ये खाट जो नीतीश कुमार की खड़ी कर रहे हैं सब मिलकर के, और नीतीश कुमार की खाट खड़ी करने में भारतीय जनता पार्टी भी जो है साथ दे रही है, एक तरीके से देखा जाए इन 100 खाट वालों का। तो भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है राजीव जी, इसमें सबसे बड़ा गेम शायद भारतीय जनता पार्टी ही नीतीश कुमार के साथ कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि अब इनसे मुक्ति मिले किसी भी तरीके से। ये परिस्थितियां नीतीश कुमार के सामने पैदा कर दी जाएंगी कि नीतीश जी, अब देखिए आपकी सरकार तो जा रही है, अब मोदी जी की नाक बचानी है, तो मोदी जी की नाक बचानी है तो आप इस्तीफा दीजिए, किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तब सरकार बचाई जाए, तब तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस रास्ते पे बढ़ रही है और नीतीश कुमार शायद कल जो है वो विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने से पहले इस्तीफा दे सकते हैं। ये समझा जा सकता है अभी तक की जो परिस्थितियां उनके अंदर। दूसरी बात राजीव जी, ये देखिए कि नीतीश कुमार की पुलिस तो जदयू के विधायकों को ढूंढ रही है जो गायब हो गए हैं, लेकिन जो मोदी जी की ईडी और सीबीआई है वो किसी को नहीं ढूंढ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी यही है कि ठीक है, तुम्हें जहां जाना है जहां जाओ, मोदी जी की ईडी सीबीआई अभी तो किसी को नहीं ढूंढेगी जब तक नीतीश कुमार कुर्सी से नहीं उतर जाएंगे। सम्राट चौधरी की का साफा जो है वो भी तभी खुलेगा जब नीतीश कुमार गद्दी से उतर जाएंगे। तो अभी जो पहला लक्ष्य मुझे लगता है वो शायद भारतीय जनता पार्टी का भी यही है कि पहले नीतीश कुमार जी से मुक्ति पाई जाए, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ब्लैकमेल किया है। जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता, जो बिहार प्रदेश का नेतृत्व है, वो सब बार केंद्रीय नेतृत्व को जाके यही कह रहा है भाई इस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया है, इसके 40 विधायक होते हैं तब भी मुख्यमंत्री बन जाता है, हमारे 78 होते हैं, हमारा मुख्यमंत्री नहीं बनता है। तो इसकी ब्लैकमेलिंग पहले जो खत्म की जाए, उसके बाद फिर जो काम किया जाएगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को राजीव जी ये लगता है कि नीतीश जी खत्म हो जाएंगे, जनता दल खत्म हो जाएगी, तो फिर तेजस्वी यादव से आमना सामना बिहार में सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का होगा फिर जी, या इंडिया गठबंधन से आमना सामना सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का होगा। बीच में कोई पावर ब्रेकर जो है या पावर डीलर जो है वो नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक इस तरीके का जो है वो बन रहा है। मुझे याद है राजीव जी, जिस दिन नीतीश कुमार ने पलटी मार के इधर आए थे वो आरजेडी की तरफ, तो टीवी डिबेट में मैं गया हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं वो वहां बैठी हुई थी स्टूडियो में, तो ऑफ द रिकॉर्ड में कही थी कि अच्छा है कि ये गए, अब वहां जो है नंबर 2 की पार्टी भारतीय जनता पार्टी अब हो जाएगी और आमने सामने जो है लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो यानी नीतीश कुमार के उस समय जाने का भी भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से स्वागत कर रही थी। अब नीतीश कुमार उधर से इधर आ गए तब भी स्वागत हो रहा है। नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी तब भी भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेगी। मुझे लगता है कि शायद सारी उंगलियां जो भारतीय जनता पार्टी की घी में कुल मिलाकर के क्या लग रही है। लेकिन कुल मिलाकर राजीव जी जो है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने 2 संकट है। संकट ये है कि अगर विश्वास मत में चले जाते हैं नीतीश कुमार और विश्वास मत में सरकार गिरती है, तब तो मोदी जी की बदनामी है कि ईडी सीबीआई कुछ नहीं कर पाई, सारा आजाद निकल गया। लेकिन अगर विश्वास मत में जाने से पहले नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं तो ये कहा जाएगा कि बहुत बड़े चाणक्य अमित शाह हैं। देखिए उन्होंने नीतीश कुमार का इस्तीफा दिलवा दिया और देखिए राष्ट्रपति शासन लगवा दिया या तेजस्वी की सरकार नहीं बनाने दी। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के नीतीश कुमार चाहे कहीं जाए, नीतीश कुमार का कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी का पहला लक्ष्य ये है कि किसी भी तरीके से बिहार का शासन प्रशासन जो अपने कब्जे में रखा जाए। और उसके लिए अगर नीतीश कुमार की बलि देनी पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, नीतीश कुमार का जो नुकसान होगा वो अपना होता रहे। तो इस रणनीति में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी काम कर रही हो ताकि तेजस्वी यादव जो है वो किसी भी तरीके से सरकार बनाने का दावा पेश करने पाए और ये बात सामने आए कि भारतीय जनता पार्टी मतलब नीतीश कुमार के पास बहुमत नहीं है सदन के अंदर, ये स्थिति ना आने पाए, उससे पहले जो उनका इस्तीफा दिलवा दिया जाए। बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। फिर गवर्नर के पास जाएगा कि हम तो है, और गवर्नर तो वही करेंगे जो केंद्र सरकार कहेगी। कभी फैक्स खराब हो जाएगा, कभी बीमार हो जाएंगे गवर्नर, कभी जो है जैसे झारखंड में छोड़ा गया था 36 घंटे कोई मुख्यमंत्री नहीं है, ऐसा भी कर लिया जाएगा बिहार में भी। यहाँ ज्यादा भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। देखते हैं आगे आगे होता है क्या अमलेंदु जी, आगे आगे होता है क्या। इतना आसान नहीं राष्ट्रपति शासन लगाना, क्योंकि बहुत मजबूत है
जो विपक्षी गठबंधन है जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों का गठबंधन है, 114 विधायक उनके साथ, और अगर उधर से कुछ इधर आ गए, जीतन राम मांझी का नाम तो आ ही रहा है साथ साथ, उसके अलावा 6-7 अगर टूट के आ गए तो फिर बवाल मच जाएगा। बिहार में बहार नहीं है बल्कि बिहार में बवाल है, ये आप सब देख रहे हैं। एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा राहुल लाल जी आपसे। आखिर ये तमाम जो उलझने हैं नीतीश कुमार के आमने सामने आजू बाजू में, ये उलझन क्या आगे की रणनीति के एक्सपोज होने के कारण है? क्या नीतीश कुमार ने इसके आगे जो एक रणनीति ये बनाई है जिसमें विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए और लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की, बिहार विधानसभा की का चुनाव करवाया जाए, इसके कारण है कि उनके जो साथी हैं वो उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? क्या नीतीश बाबू यहीं और बीजेपी दोनों मिलकर यहीं अपनी रणनीति में फेल हो गए? और अगर ऐसा होता है जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसी दिशा में अगर कल रिजल्ट आता है तो फिर परिस्थितियां तो बहुत कुछ खुद ब खुद बयां करेंगे, लेकिन आने वाला चुनाव बिहार की राजनीति, लोकसभा और विधानसभा दोनों में बीजेपी और नीतीश यानी कि जेडीयू के लिए बहुत आसान नहीं रहने वाला, ऐसा माना जाए। देखिए, जदयू को लेके तो जो अमलेंदु जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति काफी, पिछले विधानसभा चुनाव में ही अगर हम लोग याद करें तो बीजेपी ने क्या किया, एक हनुमान भक्त को छोड़ दिया, चिराग पासवान जी को, और उन्होंने केवल उन्हीं सीटों पे लड़ाइयां लड़ी जहां पे कि जदयू थी खड़ी। उन्होंने बीजेपी के सामने में तो लड़ाई नहीं लड़ी। तो बीजेपी का प्रयास ही यही था, एक तरह से उनके जहां जहां पे जदयू लड़ रही है वहां पे जो सत्तारूढ़ पार्टी का गठबंधन है उसके वोट बढ़ जाए, और इसका नुकसान भी नीतीश जी को उठाना पड़ा। नीतीश जी उसी संकट से बचने के लिए चाहते हैं कि विधानसभा भंग कर दी जाए। इस समय भंग कर दिया जाए तो चूंकि बीजेपी को अभी लोकसभा की सीटों की जरूरत होगी, तो अभी वो वाली रणनीति नहीं चली जाएगी जो पिछले विधानसभा चुनाव में चली गई थी। यानी अच्छे से उनकी सीटें एक मजबूत स्थिति में, वो उनका अनुमान है कि वो एक मजबूत संख्या ला सकते हैं बीजेपी के समर्थन से। लेकिन बीजेपी उन्हें बढ़ाना नहीं चाहती है। बीजेपी चाहती है कि बिल्कुल बिहार में एक तरह से राजनीतिक जो पूरा वजूद है नीतीश जी का वो समाप्त हो और आमने सामने की कांटे की लड़ाई हो, जो अभी अमलेंदु जी कह रहे थे कि वो बीजेपी का सीधा प्लान है कि लड़ाई आरजेडी बनाम बीजेपी हो, बिहार में तीसरा फैक्टर खत्म। लेकिन नीतीश जी अब उसी जगह पे देखिए, नीतीश जी का ये मांग, क्या बिहार विधानसभा को भंग करने के मांग को बीजेपी अभी स्वीकार करेगी? नहीं स्वीकार करेगी। अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे तो नीतीश जी कल जरूर विधानसभा में जाएंगे। देखिए, विधानसभा में जाके सरकार गिरे तो ये तो फिर मोदी जी के लिए इससे बड़ी आलोचना क्या हो सकती है। उसमें फिर हम लोग इस तर्क को नहीं मान सकते कि मोदी जी ने जानबूझ के नीतीश जी को निपटाने के लिए जो है कि सरकार गिरवा दी। इस तर्क को तो कोई मानेगा नहीं, इसको सबों को यही माना जाएगा। देखिए, अभी भी तो हम लोग यही चीज कह रहे हैं कि अगर इतने तमाम प्रयासों के बावजूद आपके पास पुलिस है, आपके पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, सब कुछ है, फिर भी अब विधायकों ने डरना बंद कर दिया। जो सवाल आप अभी पूछ रहे थे, मैं मानता हूं कि झारखंड के राजनीति के बाद बिहार के राजनीति में एक बहुत बड़ा सा परिवर्तन है। कल चाहे सदन में कुछ भी हो, लेकिन ये एक बड़ा सा परिवर्तन हम लोगों को दिख रहा है कि अब बड़े बड़े नेता तो छोड़ दीजिए, छोटे छोटे विधायकों के ऊपर भी अब इन एजेंसियों का प्रभाव नहीं रहा। इसके लिए अगर दोषी है तो ये मोदी जी की रणनीति दोषी है। अब किसी भी संस्था का इतना ज्यादा दुरुपयोग कर देते हैं, इतना ज्यादा प्रयोग कर देते हैं कि अंत में उन संस्थाओं का डर ही समाप्त हो जाता है। तो उनको सोचना पड़ेगा कि वो अपने अब कब तक विपक्ष के पीछे ही ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा के रखेंगे। उसको थोड़ी स्वायत्ता देंगे तो थोड़ा ये हथियार उनका काम भी करेगा। अन्यथा इस हथियार में अब मानना पड़ेगा राजीव जी, जंग लग चुका है इसमें। अब तक के जो पूरे घटनाक्रम है उस लग रहा है कि अब ये हथियार में उसमें धार नहीं बचा इसमें जी। और कल के राजनीति में देखिए, बिहार की राजनीतिक तस्वीर काफी ज्यादा बदल चुकी है अभी से। नीतीश जी कल रहे बचे रहने की संभावना तो उनकी दिखती नहीं है। लेकिन वो बीजेपी के लोगों का खुद कहना है कि उनके आने से हम लोगों का प्रदर्शन क्या होगा। जनता में इतनी नाराजगी है कि चुनाव प्रचार करना मुश्किल हो रहा है बिहार में। हम लोग अकेले थे तो कम से कम जाकर चुनाव प्रचार कर लेते थे। देखिए, तेजस्वी यादव काफी ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए उनकी अलोकप्रियता तेजस्वी जी के सामने में चल भी जा रही थी। लेकिन एक तो लोग मोदी जी से नाराज, उनके महंगाई, बेरोजगारी, किसान विरोधी नीति, और ऊपर से नीतीश जी का जो है कि कभी दाएं चले जाना, कभी बाएं चले जाना। तो कहते हैं ना कि माइनस में और माइनस पॉइंट जुड़ गया है राजीव जी। वो उधर माइनस का भंडार है और इधर प्लस पॉइंट वाले चीजों का भंडार लगा हुआ है। तो बिहार की राजनीति को आप इसी से समझा जा सकता है कि नीतीश जी जहां जाते हैं उनके लिए संकट ही बनते हैं।
अब बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ा संकट थे। आज महागठबंधन में थे तो कम से कम यहाँ पे पॉजिटिव भूमिका उनकी दिख रही थी, चलिए गठबंधन सहयोगियों को जोड़ने में मेहनत कर रहे हैं, बाकी चीज करने में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब से बीजेपी में गए हैं, उनका एक भी पॉजिटिव रूप बीजेपी वालों को भी खोज के नहीं दिख रहा है। वो भी चाहे कि अगर हम अपने नीतीश जी का कुछ प्रशंसाचार जोड़ दें, वो लोग ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि उनकी कौन सी विशेषता बताई जाए, यही ना कि वो कुर्सी कुमार है, कुर्सी से प्रेम करते हैं। तो बिहार की राजनीति का ये काफी टर्निंग पॉइंट है और हमें लग रहा है मोदी जी को भी पछतावा हो रहा होगा कि ये हमने 40 लोकसभा सीट लाने के लिए किससे समझौता कर लिया है हमने। तो किसको वो हमने उनके पलट लिए पलट पूरा- कह दिया है ना। हाँ, किसको हमने जिसको पलट आपने पलट कहा। कह दिया। आपको याद होगा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान काजोल को शाहरुख खान कहते हैं पलट पलट और पलट जाती है काजोल जो हीरोइन है। तो वैसे ही यहाँ कोई एक शाहरुख खान पीछे आता है और नीतीश कुमार को पलट कहता है और नीतीश कुमार पलट जाते हैं, पूरी की पूरी सरकार उनकी पलट जाती है। और वही यहाँ दिखाई दे रहा है कि आखिर मोदी जी ने किसको पलट कह दिया, क्योंकि वो उनके सिर पे अभी आफत है। लेकिन ये आफत सिर्फ क्या पलटू राम, क्या सिर्फ नीतीश कुमार हैं, या पलटू राम मोदी और शाह राजीव जी जी, मोदी और दोनों शाह की जी के जोड़ी, ऊपर भी बड़ा और मुहर दोनों लगा है। पलटू राम है। जी राहुल मैं लाल जी एक कुछ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि देखिए पलटू राम के जोड़ी में केवल नीतीश को कैसे लिया जाएगा, उसमें तो फिर मोदी जी और अमित शाह भी आएंगे। बिल्कुल। देखिए गोदी मीडिया के जो सर्वे हुए उसमें कितनी सीटें दी गई, अगर उनके सर्वे को भी माने तो क्या लाभ हुआ इनके आने से? भाई आप 40 सीटें जीते थे और फिर भी आपको जो है कि पहले आप 39 सीटें जीत रहे थे, अब आपकी संख्या और घट गई है, जबकि वो संख्या को कितना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। तो इनको लोकसभा चुनाव में भी अगर ये नीतीश जी के साथ जाते हैं, इनको लाभ नहीं होना। और बीजेपी को ये पता चल चुका है राजीव जी कि जो इनके साथ का इन्होंने जो कुछ दिनों का जो समय बिताया है, अभी नया हनीमून पीरियड जो बीता है इनका नीतीश जी के साथ इस टर्म का, वो इनके लिए बड़ा ही खतरनाक और नुकसानदायक है। और ऐसे स्थिति में नीतीश जी चाहते हैं कि विधानसभा भंग करके उनको पूरे सुपर पावर के साथ बीजेपी चुनाव लड़वाए। तो ये काम तो बीजेपी भी नहीं करेगी, और बीजेपी करेगी भी बिहार की जनता इसको सीधे सीधे खारिज कर रही है, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भी और विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। कुल मिलाकर यहाँ बीजेपी और नीतीश कुमार यानी जेडीयू दोनों ने मिलकर सरकार तो बना ली, लेकिन फंसा हुआ मामला है। नंबर गेम में पिछड़े हुए नीतीश बाबू हैं, और कल फ्लोर पे जब ये मामला आएगा तो और भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन आज की रात कत्ल की रात होगी, न सिर्फ नीतीश कुमार के लिए बल्कि मोदी और अमित शाह के लिए भी। तीनों को नींद नहीं आएगी, ये तय मानिए। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के घर पर जो 100 खटिये लगाए गए हैं, उन खटियों पे कहीं शतरंज खेले जाएंगे, कहीं उनके लॉन में क्रिकेट खेले जाएंगे, बैडमिंटन खेले जाएंगे, और साथ साथ बहुत सताए हुए हैं जो गज़ल है वो सुना जाएगा, गाना सुना जाएगा, और शायद और भी बहुत कुछ सुना जाएगा। तो ये सब चलता रहेगा। इस कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं राहुल लाल जी आपका, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपका, अमलेंदु उपाध्याय जी आपका, और साथ में जुड़े थे प्रेम कुमार जी आपका भी। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। रविवार का दिन है लेकिन आप लोग जुड़े हुए हैं, प्राउड हमारे साथ प्राउडली जुड़े हुए हैं, अपनी बात रखते हैं, मज़ा भी आता है। लिखा कीजिए, और क्रिएटिविटी की ज़रूरत भी है, क्रिएटिव कुछ किया कीजिए। राम बाबू लाल शर्मा जी कह रहे हैं कि पलटू राम को रंगा बिल्ला गड्ढा खोद कर इतना नीचे दबाएंगे कि ये पलटू राजनीति की श्वास भी नहीं ले पाएंगे, सांस भी लेना दुभर हो जाएगा। ये कह रहे हैं राम बाबू लाल शर्मा साहब। पप्पू पंडित भी हमारे